कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता, पाकिस्तान उनकी हिमायत जारी रखेगा। डायलॉग अपने इंडिया की तरफ से नहीं करेंगे कि जो इश्यूज उनको सूट करते हैं उन पे करेंगे। मुलाकात होनी तय है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच। लेकिन क्या वाकई में माहौल बातचीत का किसी भी तरीके से बनता दिखाई दे रहा है? क्या भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक भी प्रतिशत ऐसी गुंजाइश बन रही है कि रिश्ते सुधर सकते हैं? दरअसल देखा जाए तो पिछले हफ्ते या 10 दिन की जो तमाम गतिविधियां हुई हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो प्रदर्शित करती हैं कि दोनों देश एक दूसरे से सिर्फ बातचीत करने का स्वांग करते दिखाई दे रहे हैं। कम से कम बातचीत में कहीं कोई दम होने की बात दिखाई नहीं दे रही है। दुनिया भर से दबाव पड़ रहा है और खास करके देखा जाए तो अमेरिका से दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। बातचीत करने के लिए टेबल भी बिछा दी गई है, लेकिन बातचीत का मसौदा दोनों पहले से तय कर चुके हैं। भारत आतंकवाद को लेकर अपनी संवेदनाओं को पाकिस्तान के सामने रखना चाहता है, जबकि पाकिस्तान बेवजह की बातों पर भारत को घेरना चाहता है। उफा में 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई थी। दोनों देशों ने बिना किसी शर्त के बातचीत की तैयारी की और यह तय हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में आतंकवाद के मसले पर बातचीत की जाएगी। लेकिन जैसे ही उफा से वापस प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे, उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि सेना, जो पाकिस्तान की सेना है और तमाम वो तत्व जो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बात को बिल्कुल हवा में उड़ा देना चाहते हैं, उन सबों के दबाव में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर का राग एक बार फिर लगा। उनके सरकार के अहम किरदार कश्मीर के लाग को बार बार सामने रखते रहे और इस बीच पाकिस्तान ने 70 से भी ज्यादा बार सरहद पर गोलियां बरसाई हैं, गोले बरसाए हैं। और पिछले साल अलगाववादियों से मुलाकात नहीं होने की वजह से भारत ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के विदेश सचिव के स्तर की बातचीत को रद्द कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत से ठीक पहले अलगाववादी नेताओं को एक बार फिर रात्रि भोज के न्योते पर न्योता भेजा है और बुलावा दिया है। जाहिर सी बात है, ये तमाम बातें भारत को उकसाने के लिए की जा रही हैं, लेकिन भारत सरकार ने तय कर दिया है और माना है कि पाकिस्तान के साथ इस बातचीत को वह अमली जामा पहनाना चाहते हैं। यह बात अलग है कि अब देखना यह जरूरी होगा कि क्या इस बातचीत से पहले अलगाववादी नेता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात करते हैं या नहीं, या फिर इस बातचीत के बाद भी अलगाववादी नेताओं से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज की मुलाकात होती है या नहीं। अगर यह मुलाकात होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार पर यह करारा तमाचा होगा, क्योंकि जिस मुद्दे पर पिछले साल बातचीत को बंद किया गया था, उसी मुद्दे को आज गौण कैसे बनाया जा सकता है। सवाल कई उठते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो स्पष्ट दिख रहा है उसमें एक बात तय है, पाकिस्तान भारत पर वो दबाव लगातार बनाए हुए है कि किसी भी तरीके से भारत इस बातचीत से अपने पैर पीछे घसीटे और उसके अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने पाकिस्तान ये कहता दिखाई दे कि भारत बातचीत नहीं करना चाहता। वही दुश्मन है जिसकी आंखें में आंखें डालकर आप वागा में पाकिस्तानी अवाम से नारे लगवाते हो। ये वही लोग हैं जो एक तरफ दोस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ हर रोज एलओसी के ऊपर, हद तक के वर्किंग बाउंड्री के ऊपर गोलाबारी सिर्फ फौजी ठिकानों पे नहीं करते, सिविलियन के घरों में भी करते हैं, आम लोगों के घरों में करते हैं। देखिए, पाकिस्तान वर्षों से अपने सॉइल पर टेररिस्ट को शेल्टर देता रहा है। अगर आप अपने सॉइल पर सांप को पालेंगे तो सांप कभी न कभी आपको काटेगा। पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है। अभी पाकिस्तान और भी कुछ कहेगा। बातचीत से पहले वो ऐसा माहौल बना रहे हैं कि भारत सरकार उल्टी होकर भी लटक जाए तो बातचीत ना हो, और वो उसके लिए माहौल बना रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान बिहेव करता रहा है आज तक, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है इससे कोई पॉजिटिव आउटपुट्स नजर आएंगे हमें, क्योंकि जब जब भी बात हुई है तब तब पाकिस्तान ने जो है अपनी नापाक हरकतों में इजाफा ही किया है। प्रतिक्रियाएं स्पष्ट हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार ने तय कर लिया है
कि चाहे कीमत कोई भी क्यों न देनी पड़े, बातचीत को रद्द न होने दिया जाए और पाकिस्तान पर इस जवाबदेही को रखा जाए कि बातचीत का हर मौका भारत ने सामने रखा था, लेकिन पाकिस्तान बातचीत आतंकवाद के मसले पर नहीं करना चाहता। जानकारों की मानी जाए तो उफा में पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत के लिए इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब ऐसा हो गया तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से चालें चलनी शुरू कर दी। भारत ने पाकिस्तान के हर नहले का जवाब दहले के तौर पर देने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने अलगाववादी नेताओं को मुलाकात का न्योता भेजा तो सरकार ने पहले उन्हें नजरबंद करने की कोशिश की। यह बात अलग है कि नजरबंद करने के 2 घंटे के भीतर अलगाववादी नेताओं को एक बार फिर से रिहा कर दिया गया है। बातचीत से ठीक 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर में यह ड्रामा तकरीबन 2 घंटे तक चला। सुबह कश्मीर में उन तमाम बड़े अलगाववादी नेताओं पर नजरबंद करने की कोशिश की गई जिन पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने दावत का न्योता दिया है। कुछ देर बाद JKLF के चीफ यासिन मलिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया, प्रिवेंटिव अरेस्ट। लेकिन दोपहर आज 12:30 बजे के आसपास मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार अपने फैसले पर पलट गई और सैयद अली शाह गिलानी को छोड़कर बाकी तमाम अलगाववादी नेताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन और नजरबंदी से अलग कर दिया गया। लेकिन यहां पर भी यह माना जा रहा है और यह उम्मीद की जा रही है कि अलगाववादी नेता शायद दिल्ली पहुंचकर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के न्योते को स्वीकार करते नहीं दिखाई देंगे। और अगर ऐसा होता है तो इसे भारत सरकार की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बातचीत से पहले या ठीक उसके बाद कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मुलाकात होती है और रात्रि भोज पर यह तमाम तमाशा होता है तो भारत सरकार की साख कहीं न कहीं गिरती दिखाई देगी। मेरी उम्मीद है और मेरा कहना है खुदा करे जो ये मीटिंग हो आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगा, लेकिन आतंकवाद पर पाकिस्तान के साथ बातचीत चलेगा। तो इसमें हमारी कोई दोहरी नीति नहीं है, हम स्पष्ट हैं। आप आतंकवाद करोगे और बातचीत करोगे, हम इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन आतंकवाद पर बातचीत करने के लिए भारत की सरकार हमेशा तैयार रहेगी और ये 2 मुख्य तथ्य है जिसको हमेशा ध्यान में रखना होगा। एक रास्ता बातचीत करके भी उस समस्या का समाधान करना है, मुकाबला ताकत के साथ भी करना है और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के साथ वार्ता कभी रोकना नहीं चाहिए। राय अलग अलग आती दिखाई दे रही है, लेकिन अलगाववादी नेताओं को नजरबंद करके मोदी सरकार ने पाकिस्तान और अलगाववादी नेताओं दोनों को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन अलगाववादी नेता इस कदम को गैर जरूरी बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो पहले भी पाकिस्तान के अधिकारियों से मुलाकात करते रहे हैं और इस बार भी अगर पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठकर वो खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसमें हिंदुस्तान में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सवाल यहां पर बस एक खड़ा होता है, जम्मू कश्मीर में 65% मतदाताओं के वोट के बाद एक चुनी हुई सरकार है। अगर पाकिस्तान यह कहता है कि जम्मू कश्मीर की जनता की चुनी हुई जनता की बात को वो समझना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर की सरकार को बुलाइए रात्रि भोज पर। अलगाववादी नेता ना तो चुनाव में खड़े होते हैं, ना उनका कोई जनाधार है और ना ही कहीं से कोई उनका जनप्रतिनिधित्व का कोई हिस्सा या कोई खित्ता। ऐसे में पाकिस्तान अलगाववादी नेताओं को किस अधिकार से हिंदुस्तान में अपने हाई कमीशन में बुलाने की हिमाकत कर सकता है? यह बात भारत की बीजेपी की सरकार ने कई बार स्पष्ट करने की कोशिश की है। क्या यह बात अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आती? आखिरकार अलगाववादी नेता हिंदुस्तान के पासपोर्ट पर दुनिया भर में घूमते हैं, ये अलगाववादी नेता हिंदुस्तान का ही खाते हैं, तो फिर पाकिस्तान पर वफादारी कैसे निभा सकते हैं? पहली बात तो यह है कि हमें मालूम भी नहीं है कि सुबह हमें बंद क्यों रखा गया, न किसी ने कोई रीजन दिया, कोई वजह बताई, और ना ही ये पता चला कि छोड़ा क्यों। तो मैं समझता हूं कि शायद कोई कंफ्यूजन है हुकूमत के हवाले से। हमें बाज़ाब्ता इन्फॉर्म किया गया कि आपको दिल्ली जो इनविटेशन है, तो इसलिए आप 24 तारीख तक पुलिस स्टेशन में ही बंद रहेंगे, ये कम्युनिकेट किया। मेरा एक और साथी है शौकत, इसको भी घर से इसको भी यही कम्युनिकेट किया। फिर 1 घंटे पुलिस स्टेशन में बंद रहे, 1 घंटे के बाद कहा आप घर जाए वापस।
सैयद अली शाह जिलानी और मीरवाइज उमर फारूक समेत कई कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को पहले नजरबंद किया गया, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया 2 घंटे के बाद उनकी रिहाई कर दी गई। अब इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इस कदम पर अपनी सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुफ्ती मोहम्मद सरकार ने जो कदम उठाया नजरबंद करने का, वो बड़ा ही शर्मनाक है। तो दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि इस नजरबंदी पर महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद के बीच में ही ठन गई। सूत्रों की माने तो महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादी नेताओं को नजरबंद किए जाने का जबरदस्त विरोध किया और उनके दखल के बाद ही अलगाववादी नेताओं की रिहाई हो सकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत की सरकार हर तरीके से यह कोशिश कर रही है कि अलगाववादी नेता कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान के सरताज अजीज उनसे मुलाकात न कर पाएं, ताकि ये बात और ये संदेश पाकिस्तान को स्पष्ट मिल जाए कि कम से कम भारत की जमीन पर आप अलगाववादी नेताओं के साथ बातचीत कर यह प्रदर्शित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान अलगाववादी नेताओं का समर्थन कर रहा है। मिलना ही है, हिंदुस्तान के बाहर मिलिए, यह कम से कम कोशिश होती दिखाई दे रही है। समझ कुछ नहीं आ रहा है, ये कंफ्यूज सारा सिस्टम लग रहा है कि आप पहले अरेस्ट करते हैं उन लोगों को जो लोग, ये कि नई बात नहीं है कि अभी टॉक्स हो रहे हैं, हमने भी हुकूमत की है, हमारे वक्त में भी वो टॉक्स हुए हैं, और उसके बाद 2 घंटे के बाद ही आप उनको रिलीज कर रहे हैं। गिरफ्तारी होती है या नजरबंद होने का एक ऑर्डर बाज़ाब्ता होता है, एक तरीका होता है। हमारी सरकार का न कोई ऐसा ऑर्डर हुआ है न कुछ ऑन ग्राउंड ऐसा। और आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज न के बराबर है। यहां गुंडे, मवाली, छेड़खानी करने वाले लोग, इनका मन इतना बढ़ गया है, इतनी जबरदस्त तरीके से ये अपनी मनमानी करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उनके पास ना तो किसी बात का डर है और ना ही उन्हें किसी पुलिस या कानून से जरा सा भी लेश मात्र भी कोई संकोच। लूटपाट और अपराध की बातें तो छोड़ दीजिए, उसके बारे में तो शायद जितना कम कहा जाए उतना होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आइए जरा छेड़खानी, बलात्कार और इस तरह के मामलों पर आज आपके साथ चर्चा करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश में महिलाएं काम करने के लिए बाहर निकलती हैं तो फिर उन्हें इस बात की चिंता खुद ही करनी पड़ेगी कि क्या वो अपनी इज्जत की रखवाली खुद करती दिखाई दे। गाजियाबाद में एक लड़की अपना काम पूरा कर दफ्तर से वापस घर लौट रही थी, पैदल चल रही थी और 3-4 दिन से जो तमाम मनचले उन्हें छेड़ रहे थे पिछले 6 या 7 दिनों से, मोटरसाइकिल पर बैठकर 4 लोगों ने फिर से छेड़ना शुरू किया। लड़की के साथ तमाम अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की और जब लड़की ने एतराज जताने की कोशिश की तो उसे पैर में गोली मार दी गई। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि कम से कम 50 या 60 लोग उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे जहां उस लड़की को गोली मारी गई। किसी भी आदमी ने, जी हां, किसी भी आदमी ने मोटरसाइकिल पर सवार उन 4 लोगों में से किसी को कुछ भी नहीं किया। वो मजे से उस लड़की पर तंज कसते रहे, गोली मारी और चल दिए। उनमें से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 2 लोगों की गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ साथ हरदोई में जो कुछ हुआ वो भी एक तरह से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के सामाजिक ढांचे को प्रदर्शित करता है। एक दलित लड़की के साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई और फिर लड़की की पहचान न हो सके इसलिए उसके पार्थिव शरीर से उसकी आंखों को खरोच कर निकाल दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का जघन्य अपराध होता दिखाई दे रहा है? दिल्ली में निर्भया के साथ जो कुछ हुआ था उस पर पूरा देश जागृत हो उठा था। उत्तर प्रदेश में इस तरह की दास्तां आम हो चुकी है। आम महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके पार्थिव शरीर को छित विछित कर दिया जाता है और उसके बाद भी गिरफ्तारियां न के बराबर होती हैं और होती हैं तो फिर राज्य के सबसे बड़ी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि क्या वाकई में गैंगरेप नाम की कोई चीज हो सकती है? क्या वाकई में जो लोग बलात्कार करते हैं उनसे गलती हो जाती है? ऐसे राज्य का क्या हो सकता है? भगवान भी शायद भला न कर पाए ऐसे राज्य का। नाम पता कुछ? हरदोई के फतियापुर गांव के मजरा लुकताना में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को सबसे पहले गांव के ही लोगों ने गांव के बाहर खेतों में देखा और फिर इसकी सूचना पुलिस को दी। शव मिलने की खबर के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सूचना प्राप्त हुई कि एक 13-14 साल की बालिका का शव
गांव के बाहर खेत में खड़ा हुआ है। तत्काल गांव वाले गए और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। एसओ साहब, सीओ साहब, हम लोग सभी लोग आ गए मौके पर। घर वालों की माने तो बुधवार दोपहर वो अपने पिता की दवा लाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला और शाम को गांव के बाहर उनकी बेटी का शव खेतों में मिला। परिजनों की माने तो उनकी बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई है। चोट है के चाकू लगे शरीर में ही आँखी पता नहीं खोद दई वही कतई जे फूल फूल गुल्लर वैसे करिया कतई करिया पेट में चाकू लगे थे। कपड़ा फटे थे, कुर्ता की दोनों पार फटे और दुपट्टा आँख तेरे मुँह गूंजी दो। शव को देखकर गांव वाले भी मान रहे हैं कि युवती की रेप के बाद हत्या की गई है, लेकिन पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। अब ये बता रहे हैं कि पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। थाना प्रभारी हम लोग सभी भी मौके पे ही हैं, यहाँ छानबीन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें सभी बातों का स्पष्ट हो गया। बहरहाल घटना के बाद से इलाके में तनाव है। तनाव को देखते हुए पुलिस की एक टीम को गांव में तैनात कर दिया गया है। वहीं पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि आगे की तफ्तीश की जा सके। टीम न्यूज नेशन। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है कि बलात्कार की घटना परिवार कह रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर में बलात्कार शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया है। अब इससे ज्यादा और आपके सामने क्या प्रदर्शित करें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हाल है। साल 2014 में पूरे देश में गैंग रेप के 2346 मामले सामने आए थे, जिनमें से 573 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। पुलिस की हिरासत में उत्तर प्रदेश में 189 रेप के मामले सामने आए हैं, जबकि पूरे देश में ऐसी वारदातें 197 हुई हैं। यानी कि 90% बलात्कार के मामले जो कि पुलिस के निगरानी में एक तरह से होती दिखाई दी हैं, वो सब उत्तर प्रदेश की हैं। अपहरण की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश इस मामले में भी सबसे आगे है। देश में होने वाले अपहरण में 60% अपहरण उत्तर प्रदेश में हुआ करते हैं। पिछले साल यानी कि 2014 में उत्तर प्रदेश में 12,361 मामले दर्ज किए गए अपहरण के, जबकि 5,150 हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और बवाल मचाने यानी कि ऐसे वारदात जिसे फसाद कहा जाता है, 6,438 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। अब इसके बाद भी क्या वाकई में अखिलेश यादव की सरकार ये कह सकती है कि उत्तर प्रदेश में जुर्म है कम क्योंकि यहां पर कानून में है दम? ऐसा लगता नहीं है अखिलेश जी कि आपकी सरकार में जरा भी दम है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दलित महिलाओं का बलात्कार नहीं हो रहा होता, उनकी आंखें निकाल नहीं दी गई होती, उनके बलात्कार के मामले को कम से कम बलात्कार का मामला माना जाता, लड़कियों को सरेआम गोली नहीं मारी जाती क्योंकि वो अपने छेड़छाड़ को लेकर विरोध करते दिखाई दे, या फिर उन तमाम पुलिस के अधिकारी या फिर सैनिकों को नहीं मारा जाता खड़े होकर जब वो किसी लड़की के छेड़छाड़ के मामले में विरोध का मामला दर्ज करा रहे होते। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे गुंडाराज, जंगल राज और यहां तक कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी प्रहार करने से नहीं चूकने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने सदन से बहिर्गमन करने का काम किया। कानून व्यवस्था पहले से ही उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है। लोगों के हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं और सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष, केंद्र में बैठी हुई सरकार के गुर्गे वो भी बड़े जोशो खरोश में है। और ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की छाप अब दिल्ली पर भी काफी मजबूत होती दिखाई दे रही है। दिल्ली में तो लग ही नहीं रहा है कि यहां पर पुलिस नाम की कोई चीज है भी, या यहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज है। जिम्मेदारी किसके ऊपर रखी जाए, राज्य सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर? ऐसा लगता नहीं है। आपकी सुरक्षा खुद अपने हाथ में है। दिल्ली में तो यही स्थापित होता दिखाई दे रहा है। सारी व्यवस्था चौपट होती दिखाई दे रही है, कम से कम ये हम कह सकते हैं। दिल्ली में एक ऐसी वारदात देखने को मिली है जहां पर पीस, सेल्फ सर्विस और जस्टिस का नारा देने वाली दिल्ली पुलिस आरोपों के घेरे में आती दिखाई दे रही है।
पुलिस के हेड कांस्टेबल पर रेडी वालों से वसूली करने का एक के बाद एक लगातार आरोप सामने आता जा रहा है। और इसमें एक मामला सामने खास कर आया जब वसूली के पैसे नहीं मिले तो दुकानदार के भाई पर कढ़ाई से खौलता तेल निकालकर डाल दिया गया। नांगलोई इलाके में बाबुल नाम का रेडी वाला पकौड़े की दुकान चलाता है। बाबुल के मुताबिक हेड कांस्टेबल जगदीश उसे रेडी लगाने के लिए हर महीने 6,000 रुपए हफ्ता वसूली के तौर पर लिया करता था। इस बार जब पुलिस वाला हफ्ता वसूली के लिए आया तो बाबुल का छोटा भाई दुकान पर मौजूद था। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिए तो गुस्साए पुलिस वाले ने खौलते तेल से भरी कढ़ाई उसके ऊपर पलट दी, जिससे पास में खड़ा एक अजगर बुरी तरीके से झुलस गया और पीड़ित अजहर का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। वहीं आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। अजहर, क्या हुआ था बताओ। मैं वहाँ दुकान पे आया था और उसी टाइम मैं मच्छी फ्राई कर रहा था, भाई को बताया था और एक पुलिस वाला आया, वो भाई को मार के उधर गया और मेरे पर तेल डाल दिया। क्या नाम जानते हैं पुलिस वाले को? जगदीश नाम है। किस लिए आया था आखिर? किस लिए, क्या लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर उसने तेल करता? वो मुझे मालूम है, मेरे साथ तो भाई था, उससे मालूम है। फिर हमने 100 नंबर वाले को कॉल किए, उन्होंने आया, आके FIR दर्ज किए, बस संजय गांधी में लाके छोड़ दिया। यहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। ये पहले भी लेके जाते थे सर। कितने पैसे? पहले सर शुरू में 2,000 लेके जाया करते थे जब नए बीच में आए। फिर इन्होंने डिमांड करने लगा तो फिर 4 ले जाने लगे। अब कह रहे सीधे 6,000 मांग रहे सर। हम गरीब आदमी में 6,000 कहाँ से देंगे सर? तो उन्होंने बात बना नहीं, फिर उन्होंने कराई में लात मार दी। फिर मेरे को भी एक दिन पहले गाली वाली बक के गया था। जरा आप खुद ही सोचिए, हफ्ता वसूली इससे ज्यादा और क्या हो सकती है? और ये कोई और नहीं कर रहा, दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल कर रहा था। एक रेडी वाली से 4,000 के बजाय अब 6,000 रुपए हफ्ते के तौर पर मांगा जा रहा था। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इस तरह की रिपोर्ट को भी दरकिनार करते दिखाई देंगे? नेशन वे में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।